तो क्या होता है जब दो जानी दुश्मन एक ऐसे सीज़फायर के लिए राजी हो जाएं जो किसी भी पल टूट सकता है? आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच की उसी नाजुक शांति की। एक ऐसी सिचुएशन जहां बस एक छोटी सी चूक एक भयानक जंग छेड़ सकती थी। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस बयान पर गौर कीजिए। सीज़फायर से ऐन पहले मामला सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का नहीं था। बात लाखों जिंदगियों की थी जो दांव पर लगी थीं। पूरी दुनिया सचमुच एक बहुत बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़ी थी। तो सवाल उठता है कि भाई बात यहां तक पहुंची कैसे? देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी तो दशकों पुरानी है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन 2026 की शुरुआत में यह दुश्मनी एक खुली जंग में तब्दील हो गई। और चीजें इतनी तेजी से बिगड़ीं कि यकीन करना मुश्किल है। फरवरी 2026 में जंग शुरू होती है। मार्च के आखिर तक दुनिया की सबसे जरूरी ऑयल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी जाती है। और फिर 8 अप्रैल को अल्टीमेटम खत्म होने से सिर्फ 1 घंटा पहले एक अस्थायी सीज़फायर का ऐलान होता है। मतलब पूरी दुनिया एक बड़े रीजनल वॉर से बस कुछ मिनटों की दूरी पर थी। सोचिए कितना विस्फोटक माहौल रहा होगा। अब जब पूरी दुनिया सांस रोक के देख रही थी, तब सीन में एंट्री होती है एक ऐसे शांति दूत की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और वो था पाकिस्तान। जी हां, एक ऐसा देश जिसे आमतौर पर ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर नहीं देखा जाता, उसने यहां एक बहुत ही अहम किरदार निभाया। बस सवाल यह है कि पाकिस्तानी क्यों? वजह थी इसकी एक बहुत ही यूनिक पोजीशन। उसके वर्किंग रिलेशंस वॉशिंगटन से भी थे, तेहरान से भी, बीजिंग से भी और खाड़ी के देशों से भी। तो एक तरह से वो एक ऐसा पुल बन गया जहां कोई और बन ही नहीं सकता था, और यही उसका सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक प्लस पॉइंट था। और जैसा कि द गार्डियन ने कहा, यह पाकिस्तान की तरफ से कोई जियोपॉलिटिकल पावर का शो ऑफ नहीं था, बल्कि यह उसकी अपनी स्ट्रैटेजिक मजबूरी थी, खुद को बचाने की कोशिश। सोचिए, उसके बॉर्डर पर एक भयानक जंग छिड़ जाए तो क्या होगा? तो इस जंग को रोकना उसके अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी था। अच्छा, डिप्लोमेसी तो एक तरफ थी, लेकिन जंग से पीछे हटने की एक और बहुत बड़ी वजह थी, और वो थी पैसा। जी हां, इस सीज़फायर के पीछे का जो इकोनॉमिक एंगल है वो बहुत बड़ा था। इसके लिए एक टर्म है सीज फायर डिविडेंड। इसका मतलब सीधा सा है, जैसे ही गोलीबारी लुकती है, चाहे थोड़े वक्त के लिए ही सही, इकोनॉमी फौरन रिएक्ट करती है। मार्केट्स में रिस्क कम हो जाता है, ट्रेड वापस पटरी पर आने लगता है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। मतलब शांति का एक फौरन मिलने वाला आर्थिक फायदा। और देखिए, मार्केट की अपनी ही एक जुबान होती है। ऐसी सिचुएशन के लिए भी एक टर्म है टैको ट्रेड। ये ट्रेडर्स के बिहेवियर को दिखाता है। होता क्या है कि जैसे ही जंग का खतरा थोड़ा कम होता है, ट्रेडर्स फौरन तेल और सोने जैसे सेफ एसेट्स को बेचकर टेक स्टॉक्स जैसे रिस्की एसेट्स खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इस सीज़फायर से फायदा किस किस को हो रहा था? चलिए देखते हैं। एशिया के लिए सबसे बड़ी बात थी एनर्जी मार्केट का स्टेबल होना, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के फिर से खुलने की उम्मीद थी। खाड़ी देशों को एक स्थिर ईरान में रिकंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्ट करने का मौका दिख रहा था। और पाकिस्तान, खैर वो तो अपनी इस पीस मेकर वाली इमेज को कैश कराने के फिराक में था। सबके लिए कुछ ना कुछ था। लेकिन कहानी इतनी सीधी साधी नहीं है। असल में यह सीज़फायर बहुत ही नाजुक धागे से बंधा हुआ था। एक तरफ शांति की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ दोनों ही खेमों से एकदम उल्टे बयान आ रहे थे, और समंदर में एक्शन भी जारी था। इससे पूरा समझौता ही खतरे में था। जरा इन बयानों का फर्क देखिए। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज़फायर को आगे बढ़ाया है ताकि ईरान अपना प्रपोजल दे सके। दूसरी तरफ ईरान का ऑफिशियल बयान है कि यह सब एक चाल है, सरप्राइज अटैक के लिए वक्त हासिल करने की कोशिश। वो साफ कह रहे हैं कि हारने वाली पार्टी शर्तें तय नहीं कर सकती। मतलब एक दूसरे पे भरोसा जीरो। और यही दिखाता है कि यह शांति कितनी खोखली बुनियाद पर टिकी थी। और ये लड़ाई सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं थी। कागज पर भले ही सीज़फायर था, लेकिन समंदर में एक साइलेंट वॉर चल रहा था। अमेरिकी नेवी ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखी। अमेरिका ने ईरान का एक कार्गो शिप टॉस्का भी जब्त कर लिया। जवाब में ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया और विदेशी टैंकरों को रोकना शुरू कर दिया। तो तनाव लगातार बना हुआ था। और यहीं से चीजें और भी पेचीदा हो जाती हैं, खासकर कानूनी तौर पर। एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। जब सिचुएशन ना तो पूरी तरह से शांति वाली हो और ना ही खुली जंग हो, तो फिर नियम कौन से लागू होंगे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, यहाँ कानून के दो अलग अलग सेट हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। एक है शांतिकाल का कानून, जिसके हिसाब से समंदर सबके लिए खुला है। इस कानून के तहत अमेरिका की नाकेबंदी और जहाज को पकड़ना दोनों ही गैरकानूनी हैं। लेकिन दूसरा है युद्धकाल का कानून,
जो जंग लड़ रहे देश को ये सारे हक देता है। तो अमेरिका का एक्शन लीगल है या इल्लीगल, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इस सीज फायर को मानते क्या हैं, शांति की शुरुआत या जंग में बस एक छोटा सा ब्रेक। और ये बात इस कानूनी कन्फ्यूजन को एकदम साफ कर देती है। एक सीज़फायर का मतलब सिर्फ लड़ाई में एक पॉज होता है, ये जंग का कानूनी अंत नहीं होता। मतलब एक टेम्परेरी एग्रीमेंट से शांतिकाल के नियम अपने आप वापस नहीं आ जाते। ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जहां कोई नियम साफ नहीं है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जब कोई सीज फायर असल में शांति ना हो और लड़ाई दूसरे तरीकों से फिर भी जारी रहे, तो फिर नियम क्या होने चाहिए? जब जंग और अमन के बीच की लकीर ही धुंधली पड़ जाए, तो कानून क्या कहता है? यह आज के मॉडर्न वॉरफेयर का शायद सबसे बड़ा चैलेंज है।